पिंक बॉलवर्म, गुलाबी बोंडड़ी या गुलाबी सुंडी कपास की फसल में लगने के बाद केवल जहरीली कीटनाशक दवाइयां स्प्रे करके हम फसल को बचा लेंगे, ऐसा अगर उम्मीद रखते हैं तो शायद ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल इस पेस्ट से कपास की फसल को बचाने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट का अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। पिंक बॉलवर्म पार्ट 3 की इस वीडियो में आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हरियाणा के एक खेत में जाकर टिंडे और फूल के अंदर से पिंक बॉलवर्म का विभिन्न इंस्टार निकाल कर दिखाया था। आपने देखा था कि शुरुआती इंस्टार में कैसे सफेद रंग की होती है और फोर्थ इंस्टार में जाने के बाद ये कैसे गुलाबी हो जाती है। 9 सितंबर को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किसान मेले के दौरान मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसमें से एक सुंडी प्यूपा बन चुकी है, बाकी सुंडियां प्यूपा बनने के कगार में है। पिंक बॉलवर्म की मैनेजमेंट बताने से पहले आज मैं आप लोगों को उस मौत से परिचय कराता हूं और उसके अंडे से परिचय कराता हूं। अब इन टेस्ट ट्यूबों को देखिए। पहले की जो प्यूपा और सुंडिया थी वो सारे अब मौत बन चुकी है, तितली बन चुकी है, फकड़ी बन चुकी है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो ये बहुत छोटी होती है, लंबी तितली होती है, मगर इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। भूरे रंग की होती है और ऊपरी पंख के ऊपर काले काले बॉबी प्रिंट जैसे धब्बे आपको दिखाई देंगे। निचले पंख सिल्वर ग्रे कलर में दूर से चमकता हुआ नजर आएगा और निचले बॉर्डर पे लंबे लंबे बालों से आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। इन टेस्ट ट्यूबों के अंदर जो आप देख रहे हैं ये सारे पिंक बॉलवर्म के अंडे हैं। जो ताजा अंडे होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, लेकिन देखिए बाद में किस तरीके से ऑरेंज यानी नारंगी कलर के हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पिंक बॉलवर्म से किसान धोखा क्यों खा जाता है, क्यों ये इतना खतरनाक है। पहला कारण, ये जो पेस्ट है वो नॉकटर्नल पेस्ट है, यानी इसकी जो मम्मी है वो रात की अंधेरे में आतंक मचाती है। अगर तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, रात में अगर हवा का रफ्तार 10 माइल प्रति घंटा से कम है तो इसकी मम्मी दूर तक फसल ढूंढने के लिए उड़ सकती है और तबाही मचा सकती है। एक और बात, इसके अंडे से सुंडी निकलने के मात्र 2 घंटे के अंदर वो टिंडे में प्रवेश कर जाता है। लिहाजा तितली आई मालूम नहीं, अंडा देगा ही मालूम नहीं, सुंडी टिंडे के अंदर सुड़ंग बनाकर फसल को बर्बाद कर रहा है हमें मालूम नहीं। हमें मालूम तब पड़ता है जब फसल में भयंकर नुकसान हो चुका होता है। इस दरवाजे पे किसान फसल को बचाने के लिए नहीं, कीड़े से बदला लेने के लिए जहरीली दवाइयों का स्प्रे करता है। इससे एक और नुकसान होता है, जितने हमारे खेत में मित्र कीट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये क्राइजोपर्ला कार्निया है, ये बहुत अच्छा मित्र कीट है। इसको हम लोगों ने उसी खेत से कलेक्ट किया था। ये एफिड्स को अपना खुराक बनाता है। हकीकत तो यह अपने से कमजोर या किसी भी कीड़े को खा सकता है। तो इस तरीके की जो मित्र कीट होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। दूसरा कारण, सर्दी के दिनों में प्रतिकूल परिस्थिति में पिंक बॉलवर्म का जो फोर्थ इंस्टार लार्वा है वो मिट्टी में, पिछले सीजन के पड़े हुए टिंडे में, फसल अवशेष के ऊपर कहीं भी सुप्तावस्था में रह सकता है, अपने आप को डाइपोज कर सकता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है यह तुरंत एक्टिव हो जाता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए सबसे पसंदीदा मौसम होता है। अब आइए मेन मुद्दा पे आते हैं। कपास की फसल को इस दुश्मन से कैसे बचाया जाए इसके बारे में आप एक एक करके चर्चा करते हैं। मेरा पहला राय, फसल तुड़ाई के बाद खेत की गहरी जुताई करके फसल अवशेष को बाहर निकाल दें ताकि इसकी जीवन चक्र पे वहीं रोक लगाए। हो सके तो एक ही खेत में बार बार कपास की खेती ना करें। मेरा अगला राय, मार्च या अप्रैल महीने में खेत की दोबारा गहरी जुताई करें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, जमीन के अंदर बची कुची जो प्यूपा होंगे वो सारे बाहर एक्सपोज हो जाएंगे, उसे चिड़िया खा जाएगी या फिर अपने आप नष्ट हो जाएगा। और दूसरा फायदा, सूरज की किरणें अंदर जाएगी तो मिट्टी की नेचुरल सोलराइजेशन हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी भी लंबी अवधि वाली प्रजाति का चयन ना करें। शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन वाले जो फसल की हाइब्रिड प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का चयन करें। बीटी कॉटन आने के बाद सुंडियों से हमें बहुत राहत मिली।
बीटी के प्रति सुंडियों का प्रतिरोध पैदा ना हो सके, इसके लिए किसानों को सिफारिश किया गया कि मेन बीटी फील्ड के चारों तरफ 2 लाइन नॉन बीटी हाइब्रिड सीड की बिजाई करें। लेकिन जो छोटे जोत वाले किसान हैं खासतौर से, उन्होंने ये बीज को नहीं लगाया क्योंकि वो खेत का कोई भी कोना खोना नहीं चाहते थे। अब इधर जो पिंक बॉलवर्म है, ये मोनोफेगस पेस्ट है, ये जब खाएगा तब कॉटन ही खाएगा। लिहाजा धरती पर जिंदा रहने के लिए ये धीरे धीरे बीटी टॉक्सिन के प्रति अपना प्रतिरोध पैदा कर लिया। तो क्या करना चाहिए? 2 रास्ते हैं। या तो हम रिफ्यूजिया इन बैग सीड का बिजाई करें, या फिर अगर हम और कोई सीड लेते हैं तो जो हाइब्रिड हमने लगाया है, बीटी हाइब्रिड जो हमने लगाया है, सेम हाइब्रिड का नॉन बीटी हम खेत के चारों तरफ 2 लाइन लगाते हैं। मानसून दस्तक देते ही क्षेत्र के सारे किसान एकजुट होकर कोशिश करें 8 से 10 दिन के अंदर कपास की बिजाई को कंप्लीट कर दें। रही बात हार्वेस्टिंग की, तो नॉर्थ इंडिया के जो किसान हैं, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ पे हमें गेहूं की बिजाई करनी है 15 नवंबर को, उसकी तैयारी भी करनी है। तो नवंबर आते आते ही पूरे खेत को उजाड़ दें। सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ राजस्थान और गुजरात के जो किसान भाई हैं, ये जनवरी आते आते अपने फसल को ख़त्म कर दें। साउथ इंडिया में कर्नाटका, तेलंगाना, उधर उड़ीसा, यहाँ के जो किसान भाई हैं, ये जनवरी महीने तक फसल को ख़त्म कर दें। लेकिन जो तमिलनाडु के किसान साथी हैं, वो अपने फसल को फरवरी या मार्च तक ले जा सकते हैं। अब एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये है फेरोमोन ट्रैप। ये पैक्टिनोफोरा गॉसिपाइला के लिए फेरोमोन है। मेरा जो पहला वीडियो था उसमें भी मैंने इसको दिखाया था, लेकिन वहाँ पे गलती थी। इसको खेत में थोड़ा सा नीचे हाइट पे हमने रखा था। लेकिन ये हमेशा जब आप खेत में लगाइएगा, 1 एकड़ में 3 रहे काफ़ी है, 2-3 रखिएगा। अगर ये फसल की हाइट है तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप इसी तरीके से एक डंडे में बांध के और खेत में किसी जगह पे गाड़ दीजिएगा, ताकि खेत के बाहर से ही आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे आप गौर करिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मेन जो दवाई है वो ये है। ये जो लाल आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल टच मत करना। ये जब इस तरीके से रहता है तो होता क्या है कि जो हमारा नर है पैक्टिनोफोरा का, वो सारे नर इसी में आकृष्ट होकर आते हैं और इसके अंदर बंद हो जाते हैं। तो इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, जो हमारा गुलाबी सुंडी है उसका जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन को हम काफ़ी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी हम मॉनिटरिंग करके अगर ETL लिमिट ये पार हो रहा है तो हम वहाँ पे अगला कदम हम उठा सकेंगे। साथियों, ये पिंक बॉलवर्म केवल खेत में ही नहीं, ये कपास की मंडी और जिनिंग मिल तक आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए मेरा राय है कि जिनिंग मिल या मंडी के अंदर भी अगर इस तरीके की हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा निवेदन है कि आप अपने आप कई सारे इंसेक्टिसाइड्स एक साथ मिलाकर वैज्ञानिकों के लिए चुनौती पैदा ना करें। आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब से या कोई कृषि विशेषज्ञ से राय लेकर इसका नियंत्रण करें। इस फेनप्रॉपाथ्रिन 10% इसी ये मार्केट में अवेलेबल है। 300 से 400 ml प्रति एकड़ इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में इमामेट्रिन बेंजोएट 5% SG प्रोक्लेम नाम से, मिसाइल नाम से, विभिन्न नाम से उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा लैम्डा साइलोथ्रिन 4.6% और क्लोरेंट्रेनिलिपॉल 9.3% जेडसी फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल है। 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स है, बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस प्लस सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स के कॉम्बिनेशन है जो इस पेस्ट के लिए रिकमेंडेड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई राज्यों में मैंने देखा किसानों को एपेक्स 50 के साथ पेनिट्रो का अच्छा रिजल्ट मिला है, आप उसे भी अपना सकते हैं। पिंक बॉलवर्म से संबंधित हमारे ये तीनों वीडियो अगर आपका कोई काम आए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।